हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में और फेसबुक पेज फ्रेश फंडा में। मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रोडक्शन इफिशियंसी, जो प्रोडक्शन शॉप फ्लोर में होता है, उसका इफिशियंसी कैसे बढ़ाया जाए, मतलब प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए शॉप फ्लोर में। उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे आपको प्रोडक्शन इफिशियंसी हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि शॉप फ्लोर में प्रोडक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आज हम आपको बताएंगे 7 फैक्टर जिस पर कि प्रोडक्शन इफिशियंसी डिपेंड करेगा। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे देखिए, उसमें लेबर इन्वॉल्व है, मशीन इन्वॉल्व है, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, किस तरीके का प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान देते हैं तभी हम ओवरऑल प्रोडक्शन इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं शॉप फ्लोर में। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक हम शॉप में प्रोडक्शन कर रहे हैं, शॉप में प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं, फैब्रिकेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट। जैसे कि हम कोई भी गैस मॉडुलर स्कीट, CIS या प्रेशर वेसल, कुछ भी हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं। तो इनको फैब्रिकेट करने के लिए इसका सारा प्रोसेस होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। इसमें मैन पावर काम करता है, इसमें मशीन का उपयोग होता है। तो इन सब चीज में इसमें रॉ मटेरियल्स होता है। तो इन सभी चीज पर ही फोकस करके हम इसका प्रोडक्शन इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, क्या ट्रेंड होता है कि जब आप नया एम्प्लॉय या पुराना एम्प्लॉय शॉप फ्लोर में जाते हैं तो शॉप फ्लोर में जो वर्किंग स्टाइल होता है, आप प्रीवियस वर्किंग स्टाइल का यूज टू हो जाते हैं। मतलब क्या कि जैसा काम पहले से हो रहा है, आप नया आदमी आए या आप कोई प्रोसेस किए तो उसी प्रोसेस को आप फॉलो करने लगते हैं, उसमें कुछ नया एडिशन नहीं करते हैं, न्यू एडिशन नहीं करते हैं। तो जब न्यू एडिशन आप नया नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन इफिशियंसी होता है वो जैसा पहले होता रहता है वैसे ही होता रहता है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि उन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जिसके चलते हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो उस चीज को ऑब्जर्व करके आप जब उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसके जगह पर कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको प्रोडक्शन इफिशियंसी अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आज हम आपको 7 फैक्टर्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने प्रोडक्शन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, 7 फैक्टर्स में हम पहला फैक्टर आपको बताते हैं। पहला है वर्क फ्लो। अब ये वर्क फ्लो आप तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम प्रेशर वेसल बना रहे हैं, तो प्रेशर वेसल में
क्या क्या प्रोसीजर होता है? पहले हम मार्किंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? बेंडिंग या रोलिंग करते और रोलिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिटअप करते हैं। उसके बाद वेल्डिंग करते हैं, एनडीटी करते हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं, हाइड्रो टेस्ट, जो भी हाइड्रो टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं, फिर हम माल को डिस्पैच कर देते हैं। ये क्या है? एक प्रोसेस है, ये ऑपरेशनल प्रोसेस है। ये ऑपरेशनल प्रोसेस को हम जान लें। अब हम इसी ऑपरेशनल प्रोसेस का एक फ्लो हम अगर बनाते हैं, वर्क का फ्लो, जो कि फ्लो ऑब्स्ट्रैकलहीन हो, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रैकल नहीं हो और वर्क फ्लो एकदम स्मूथ हो, उसमें इन बिटवीन स्टेशन, मान लें कि एक स्टेशन पर ये काम हो रहा है, दूसरा स्टेशन पर ये काम हो रहा है, तीसरा स्टेशन पर ये, चौथा स्टेशन पर ये, पांचवा स्टेशन पर ये काम हो रहा है, और इसके बीच का जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन टाइम कम है और इसके बीच में ऑब्स्टेकल है, मतलब कि ये प्रोसेस रुक नहीं रहा किसी कारणवश, तो उसको हम स्मूथ वर्क फ्लो कहते हैं। अगर हम स्मूथ वर्क फ्लो डिजाइन कर लें अपने वर्कशॉप में, तो क्या होगा कि हमारा प्रोसेस इनहांस हो जाएगा, और प्रोसेस इनहेंस हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हम अपना जो क्या बोलते हैं कि हिंड्रेंस को खत्म कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब देखिए, वर्क फ्लो जो है ना, ये टोटली डिजाइन पर डिपेंड करता है, वर्कशॉप के लेआउट पे। ये किस पे डिपेंड करता है? वर्कशॉप के लेआउट पे डिजाइन कर, जहां की जो यूटिलाइजेशन जो होता है वह ज्यादा होता है और अनयूजुअल वर्क कम होता है, अनयूजुअल वर्क लेस होता है। और अब मान लीजिए कि हम वर्क फ्लो डिजाइन करते हैं, एक मान लीजिए कि ये वर्कशॉप है, ये हमारा वर्कशॉप है, और हमने यहाँ पे हम वर्क फ्लो बनाया हुआ है। भाई यहाँ से ये मार्किंग होके प्लेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कटिंग होगा, फिर यहाँ पे जाके फिटअप होगा, फिर यहाँ जाके रोलिंग हो जाएगा, और हमारा स्टोर जो है यहीं पर कहीं पर प्लेट का स्टैकिंग है, स्टोर है। अगर हमारा स्टोर यहाँ पर रहेगा प्लेट का, तो हमको यहाँ से प्लेट को उठाकर ले जाने में यहाँ कितना लगेगा? टाइम लगेगा, मैन पावर लगेगा, टाइम मैन पावर, और यहाँ से ये फ्लो मूव करने में टाइम बहुत डिले होगा। और ये बार बार जब रिपीट होगा, यहाँ से मटेरियल उठा के यहाँ ले आओ, फिर यहाँ से चालू करो, तो हमारा ये वर्क फ्लो का डिजाइन जो है ना गलत है। इसके लिए हमको यहाँ पर कहीं अगर स्टैकिंग है, हमारा ऐसा डिजाइन है हमारा लेआउट कि इसके आसपास में हमारा कहीं पे स्टैकिंग यार्ड है, और जिससे कि हमारा मिनिमम टाइम लगता है, लोडिंग अनलोडिंग का टाइम मिनिमम लगता है, यहाँ से मटेरियल को मूव कराने में
हमको कम से कम समय लगता है, तो क्या होगा कि उतना टाइम हमारा बढ़ जाएगा वर्क में, और उससे हमारा ये प्रोसेस तेजी से चलेगा, और स्वाभाविक है कि इफिशियंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है हमारा इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो हमको सिचुएशन के हिसाब से अपना साइट का लेआउट करना चाहिए, ताकि किसी तरीके का हिंड्रेंस ना हो, और हमारा वर्क फ्लो जो है ना वो स्मूथ चले। ये हम आपको जो भी बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं कि हमारा कैसा वर्क फ्लो होना चाहिए। क्योंकि जब हम वर्कशॉप में कर रहे थे काम, तो हमने इन चीजों का अनुभव किया कि भाई अगर हम इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, हमारा वर्किंग आवर तो 8 घंटे का है, और 8 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इसी में बर्बाद कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो इफेक्टिव वर्क होता है, जहां से हमारा प्रोडक्शन मूव करता है, जहां से हमारा फिनिश्ड गुड निकलता है, वो फिनिश्ड गुड पे काम कम होता है, और जो ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटीज है उसमें हमारा ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग टाइम में हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मान लीजिए 8 घंटा वर्किंग आवर है, 8 घंटा में अगर हम 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा इसी में बर्बाद कर दें, तो क्या होगा कि हमारा इफेक्टिव वर्किंग जो मेन प्रोडक्शन लाइन में है वो कम हो जाएगा। तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कम मूव करेगा। तो इसीलिए हम जो बोल रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ाने का एक मेन फैक्टर है हमारा वर्क फ्लो डिजाइन करना। काम को कैसे, वर्क स्टेशंस को डिजाइन करिए, वर्क फ्लो को कैसे डिजाइन। दूसरी बात भी कि मान लीजिए कि ये एक लाइन एक्शन हो गया, ये जो अभी हम बताए आपको वो लाइन एक्शन हो गया, और एक हो गया ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन मीन्स क्या, एक प्लेस है, प्लेस 1 है आइडेंटिफाइड, इसी जगह ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्कर काम कर रहा है। तो एक्टिविटीज जो है वो इसी जगह, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पर सारे एक्टिविटीज रिपीट हो रहा, मतलब एक ही प्लेस पे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आइडल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक्टिविटीज होने के बाद ही दूसरा एक्टिविटीज होगा, और एक एक्टिविटी मान लें कि यहाँ 5 या 10 वर्कर काम कर रहा है, 5 या 10 वर्कर काम कर रहा है, तो अगर 1-2 वर्कर मार्किंग और ये कर रहा है तो रेस्ट आदमी बैठ जाता है, तो उससे मैन आवर्स का लॉस हो जाता है। और यहाँ एक सीक्वेंस में, एक लाइन एक्शन में है, तो इसमें क्या होता है, एक एक एक्टिविटीज के लिए एक सिंगल मैन पावर असाइन है। तो जितना देर ये, इसमें मैन पावर्स का आइडलनेस नहीं होता है, मटेरियल आइडल नहीं रुकता है, और इससे एक्टिविटीज फास्ट मूव करता है। जब तक ये एक्टिविटीज यहाँ पहुंचता है तब तक बैक से एक एक्टिविटीज चालू रहता है, और ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है ना बेटर सीक्वेंस है, इस तरीके से काम करना लाइन एक्टिविटीज है। ठीक है, तो एक तो हो गया, हम आपको बताए कि वर्क फ्लो आप कैसा डिजाइन करिए, उस पर आपको डिपेंड करता है। दूसरा, मटेरियल ऑर्डरिंग प्रोसेस, मटेरियल ऑर्डरिंग प्रोसेस, इसको जो है आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम एक मटेरियल, हमारे स्टेशन पर मटेरियल जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए 1 by 1। एक मटेरियल जब तक ये फिनिश हुआ, दूसरा मटेरियल आके रेडी होना चाहिए। ये इस पे मूव करेगा तब तक इस स्टेशन पर एक मटेरियल होना चाहिए।
तो क्या होगा, इससे हमारा आइडलनेस नहीं रहेगा। अब हम स्टोर में मटेरियल को देखेंगे, स्टोर में मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर हमको यहाँ पे कितना देर में हमको मटेरियल चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। अगर एक मटेरियल हमारा अवेलेबल नहीं है तो उसके चलते हमारा एक सीक्वेंस खराब हो जाएगा, एक सीक्वेंस रुक जाएगा। अगर एक सीक्वेंस रुक जाता है, मान लीजिए कि हमारे पास कटिंग व्हील नहीं है, कटिंग व्हील नहीं है, कटिंग व्हील हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, स्टेशन 2 पर काम हमारा रुक जाएगा। जब स्टेशन 2 पर काम हमारा रुक जाएगा तो क्या होगा कि ये सीक्वेंस पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। जब ये सीक्वेंस पूरा ब्रेक हो जाएगा तो हमारा पूरा फुल प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमको मटेरियल का पहले से ऑर्डर करके रखना चाहिए, इन हैंड इन स्टॉक। इन स्टॉक एक लेवल मेंटेन करना चाहिए, मिनिमम लेवल हमको मेंटेन करना चाहिए कि भाई हम हमारे स्टॉक में कटिंग व्हील का 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जितना शॉप फ्लोर में है। उसके अलावा ये स्टॉक, मिनिमम स्टॉक हमको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा 5 से 4 आया तो यहाँ इमीडिएट ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, ताकि ऑर्डर का लीड टाइम भी होता है। ऑर्डर का लीड टाइम वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि हमको कितना दिन में हमारे पास मटेरियल आ जाता है, तो उसका एक मिनिमम स्टॉक हमारे पास मेंटेन होना चाहिए कि जैसे ही हमारा मिनिमम स्टॉक पे पहुंचता है, इमीडिएट उतना क्वांटिटीज का, जितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है उतना क्वांटिटी का हमको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, और उस ऑर्डर को भली भांति चेकअप करना चाहिए ताकि हमारा ये स्टॉक जीरो ना हो, जिसके चलते हमारा काम रुक ना जाए। ये हर एक स्टेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो कटिंग व्हील के लिए हम एक एग्जांपल दिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जो रोलिंग के फेज पे हैं, हम रोलिंग के फेज पर हैं, तो रोलिंग फेज में हमारा वेल्डिंग मशीन और बेंडिंग मशीन मतलब रोलिंग मशीन है। रोलिंग मशीन का कुछ पार्ट्स है, वो पार्ट्स एक खराब हो गया। अब वो पार्ट्स हमारा जब खराब हो गया तो वो अगर हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, हमारा रोलिंग ब्रेक हो जाएगा। और जब हमारा रोलिंग ब्रेक हो जाएगा तो हमारा फिटअप, आगे का फिटअप का प्रोसेस रुक जाएगा। फिटअप का प्रोसेस रुक जाएगा तो हमारा बिल्डिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, और इससे हमारा फाइनल प्रोडक्शन आउटपुट जो है वह नहीं निकल पाएगा, और इससे हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी में लॉस होगा। इसीलिए हमको ऑर्डरिंग का भी, मटेरियल ऑर्डरिंग प्रोसेस को भी रिफाइन रखना चाहिए, और मिनिमम स्टॉक लेवल जो है ना वो स्टोर में हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। इसको इन्वेंट्री में भी कहेंगे, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहेंगे उसको, कि हमारा इन्वेंट्री मैनेज्ड रहना चाहिए ताकि हमारा कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोसेस बाधित ना हो। ठीक है, तो हम आपको एग्जांपल, ये हम लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वर्कशॉप में हमेशा होते रहता है, और हम लोग हमेशा इस चीज को जो है, इन दिक्कतों का सामना करते हैं। अब हमारा स्टॉक खत्म हो गया, अब फिर हम उसको ऑर्डर प्लेस किए, ऑर्डर आने में बहुत टाइम लगाया क्योंकि पीओ बनेगा, पीआर बनाए, फिर पीओ बनेगा, फिर क्या होगा, परचेज होने में टाइम लगेगा, वहां से डिलीवरी में लीड टाइम लगेगा, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन ब्रेक हो जाता है, और टोटली हमारा जो है ना टारगेट मीट नहीं कर पाते, डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। इसीलिए इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये है छोटी चीज, लेकिन आपको ये क्रिटिकल चीज है। ठीक है, छोटे छोटे आइटम्स पे ही लोग ध्यान नहीं देते हैं, बड़े आइटम्स पे तो ध्यान देते ही, पहले ही से ऑर्डर करके वो स्टॉक फुलफिल करके मेंटेन करके मंगा लेंगे, लेकिन
जब हमारा टूल स्टेकल्स या कुछ ऐसा चीज रहेगा जिससे हमारा प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा आपको बताएंगे कि बॉटलनेक। आइडेंटिफाई bottleneck of प्रोडक्शन। अब देखिए बोटलनेक से मतलब क्या है कि प्रॉब्लम, कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा क्या क्या चीज प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को हम पहले आइडेंटिफाई कर लें। मान लीजिए कि हमने लेबर लगाया, लेबर का स्किल जो है वो अप टू मार्क नहीं है, अप टू मार्क नहीं, और लेबर काम बढ़िया से हमारा नहीं जानता है, वो नहीं कर रहा है। तो हम इस बॉटलनेक को हम आइडेंटिफाई करें कि हम इस लेबर को यहां से चेंज करें, और इसको चेंज करके दूसरा स्किल्ड वर्कर को हम इसमें डालें जो हमारा प्रोडक्शन को बढ़ा सके। जो अब मान लीजिए एक वर्कर है जो एक दिन में एक सेल फिटअप करता है, जहां की वही वर्कर अगर एक अच्छा दूसरा वर्कर है वो एक दिन में 5 सेल फिटअप करता है, तो हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या बढ़ जाएगा। एक सेल फिटअप करता है फर्स्ट और दूसरा करता है सेकंड 5 सेल, तो हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहाँ बढ़ेगा। ये दूसरा आदमी जो 5 सेल करता है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस प्लेस पे इसको हटा के और इस आदमी को देना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। एक तो हम लेबर का एग्जांपल दिए, दूसरा हम जो टूल्स टैकल्स हम यूज कर रहे हैं, टूल्स टैकल्स यूज कर रहे हैं वो क्या प्रॉपर है। तीसरा हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, मशीनरी हमारा सही चल रहा है, उसका टाइमली मेंटेनेंस है कि नहीं, मेंटेनेंस नहीं है, एंड मेंटेनेंस है कि नहीं, उसका जो पार्ट पुर्जा है वो अवेलेबल है कि नहीं, जो मटेरियल है इन स्टॉक है कि नहीं, जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं मटेरियल हमारा इन स्टॉक है कि नहीं। कुछ मटेरियल है जो कि कमी है तो उसको उसका पीओपीआर हुआ कि नहीं, उसको हम प्रॉपर चेकअप कर रहे हैं कि नहीं, कि टाइम के हिसाब से हमारा मटेरियल अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो वो हमारा बॉटलनेक है, वो हमारे प्रोसेस को रोक देगा। इसीलिए हमको बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना चाहिए और वेल विद इन टाइम उस बॉटलनेक को रिमूव करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन इफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगा। ये तीसरा हो गया। बॉटलनेक समझ गए, रुकावट। बॉटलनेक का मतलब हो गया रुकावट। जिस भी किसी चीज के कारण अगर हमारे प्रोसेस में, हमारे सीक्वेंस में, हमारे वर्क फ्लो में रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को रोकने के लिए हमको पहले ही से प्रिपेयर रहना चाहिए और उस बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ेगा। और ये एक्सपीरियंस के बेस पर हम बता रहे हैं। जैसे कि हम एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे, वहां पर हम एक जो फिटर था, फैब्रिकेटर या फिटर बोलिए, उसको हम सीएस ज्वाइंट लगाने के लिए दिए हुए थे। वो क्या करता था, दिन में 2 ज्वाइंट करता था। फिर मैंने क्या किया कि एक दूसरा फैब्रिकेटर को आइडेंटिफाई किया, मैं उससे बातचीत किया और उसको मैं बोला इसके सामने लाके खड़ा कर दिया, ये पैरेलल है, इसी के सेकंड पैरेलल स्टेशन पे हमने उसको ज्वाइंट लगाने के लिए दे दिया। और यहाँ पर मैंने एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया। कंपटीशन क्रिएट किया इन द सेंस कि भाई मैं जानता था कि ये और 2 फिटअप जो है वो बहुत कम कर रहा है क्योंकि वो लेजीनेस कर रहा है,
वो काम सही से नहीं कर रहा है, उसको परी नहीं है प्रोडक्शन का, इसीलिए वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने इसके सामने एक अच्छा वर्कर को लाके खड़ा किया और ये दिन में 4 फीटअप करना चालू किया। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि अब ये कंपैरिजन हो गया। अब इसको भी उसको देख के 4 फीटअप ज्वाइंट करना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारा प्रोडक्शन कम कर रहा है, और उसको हम दूसरा वर्कर को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है। तो हम इसको इसके सामने लाके खड़ा किया और इससे कंपटीशन एक क्रिएट किया, और इसके बदले हमको प्रोडक्शन में इनहेंसमेंट मिला और इफिशिएंसी हमारा बढ़ गया, प्रोडक्शन इफिशिएंसी हमारा बढ़ गया। तो इस तरीके से हमको वेल विद इन टाइम जो है हमको प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसको प्रोडक्शन के इफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए। समझिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भाई चौथा क्या चीज है। 4th नंबर है आपको ट्रेन योर एम्प्लॉय। ट्रेन योर एम्प्लॉय। ट्रेन योर एम्प्लॉय मीन्स कि अपने एम्प्लॉय को आपको ट्रेनिंग भी देना चाहिए, उसको न्यू टेक्नोलॉजी न्यू प्रोसेस को उससे अवगत कराना चाहिए ताकि वो जो है प्रोडक्शन बढ़िया कर सके। तो जो भी आप वीकली, मंथली या 3 मंथ पे आपको वर्कर को ट्रेन करना चाहिए, वर्कर को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग देना चाहिए और ट्रेनिंग में आपको ये बताना चाहिए कि आप जो करंट काम कर रहे हैं उस करंट काम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अगर दिन में 4 फीटअप कर रहे हैं तो आप उसको कैसे 6 फीटअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस प्रोसेस को इनहेंस कर सकते हैं। आप नया जिग फिक्सचर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या ऐसा प्रोसेस बता सकते हैं जिससे कि एम्प्लॉय उसको सीखे और उसको साइट में या शॉप में यूटिलाइज करे, जिससे उसकी प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको जो है ये करना चाहिए। ये करने से ही आपका प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ सकता है। ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अभी तक हमने 4 उपाय बता दिए आपको। देखिए ये 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर है ऑटोमेशन। ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं एक वर्कशॉप में काम कर रहा था, वहां पर जो बेवेलिंग था, पाइप वेवलिंग। पाइप वेवलिंग का मतलब ये जो पाइप था उसका ये वी एज बनाना, ये वी एज बना के फिर इसको फिटअप करते हैं। तो ये फिटअप करता है। ठीक है। तो इसको जो बेवलिंग करता था, 8 डिग्री बेवल कटिंग करता, ये बेवलिंग करता था
बाय ग्राइंडिंग मशीन, बाय ग्राइंडिंग मशीन मैनुअली। तो ये वेवलिंग जो करता था, ये वेवलिंग करने में इसको टाइम जो है ना ज्यादा लगता था, मोर टाइम, में टाइम बहुत ज्यादा लगता था। मैंने क्या किया कि इस प्रोसेस को एक हमने मशीन लिया, उस मशीन पर हमने बेवलिंग कराया। एक ऑटोमेटेड जो है और यहाँ से आप उसको ऑटोमेटिक बेवलिंग कर देता है। ऑटोमेटिक बेवलिंग मशीन का हमने यूज किया। बेवलिंग मशीन का यूज किया, तो ये जो बेवलिंग, एक बेवलिंग करने में इसको हाफ एन आवर मोर देन हाफ एन आवर लगता था। वो बेवलिंग ओनली 5 मिनट के अंदर हो जाता था। 5 मिनट, और कहाँ ये 30 मिनट लगता था, क्योंकि ग्राइंडिंग से कटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। वो थिकनेस पर डिपेंड करता है कि कितना थिकनेस। तो ग्राइंडिंग, और ये एक ही बार में डाला और मशीन से वो चैम्पर ये बेवल काट देता था, तो इसमें कम समय लगता था। तो यहाँ पे देखिए, जब एक में हमने 30 मिनट माइनस 5, 25 मिनट सेव कर लिया। 25 मिनट अगर हम सेव किए तो ऐसे ऐसे हजारों बेवलिंग करने में हम कितना टाइम सेव कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप सिस्टम को ऑटोमेट करें। पॉसिबल ऑटोमेशन आप सर्च करें वर्कशॉप में कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो कि काम जो मैनुअली होता है वह मशीन से हो। तो मशीन से होने से वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और वो काम बहुत इजी हो जाएगा, उसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए वर्कशॉप में कि क्या आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये हो गया आपको पांचवा, ये हो गया आपको पांचवा, ठीक है। जिससे हम ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब है कि भाई छठा क्या हो सकता है। छठा है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अब सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट मीन्स क्या हो गया, वर्कशॉप में जो भी काम चल रहा है उस वर्कशॉप और मशीनरीज को मिला करके वो हम बोलेंगे कि वो हो गया वर्किंग एनवायरनमेंट। अब उसमें क्या क्या है, हैवी मशीन है, हैवी मशीन काम हो रहा है, क्रेन है, ईओटी क्रेन जिसको बोलते हैं, क्रेन है, फॉकलिफ्ट है, फॉकलिफ्ट है या हाइड्रा है। चौथा उसमें मैन, जो मैन मूवमेंट है, मतलब मैन मूवमेंट, आदमी उसमें काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब क्या हुआ कि प्रेस मशीन हो गया, बहुत सारे रोलिंग मशीन हो गया, वो बड़ी हेवी हेवी मशीन। अब इसमें हैजार्डस होता है, हैजार्डस होता है। कोई में आदमी का अगर लेग फंस गया वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। कोई फोर्कलिफ्ट के सामने आ गया तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा।
अब कोई ईओटी क्रेन पे से कुछ जा रहा है ओवरहेड और वो किसी आदमी पे गिर गया तो वो इंज्योर हो गया। किसी को इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग गया, ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है और वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है, तो क्या हो गया कि वहां से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो क्या हुआ कि वो आदमी कुछ देर के लिए, मान ली कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए काम पे नहीं आएगा। तो जब काम पे नहीं आएगा तो एक मैन पावर तो रिड्यूस हो गया और वो जो काम कर पाता वो काम उसका प्रोडक्शन का लॉस हो गया। वो क्या हुआ, प्रोडक्शन लॉस हो गया। तो जितना दिन तक वो काम नहीं करेगा ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, तो उतना दिन का प्रोडक्शन लॉस हो गया। या फिर वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जितना वो हेल्दी था, स्वस्थ था, उस तरीके से उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, आउटपुट हो जाएगा लेस। तो इसमें डायरेक्टली क्या हो गया कि हमारा प्रोडक्शन इफिशियंसी गया घट, क्योंकि आउटपुट हमारा नहीं निकल रहा है और टाइम हमारा ज्यादा जा रहा है। आउटपुट बाय टाइम करेंगे तो ये एफिशिएंसी होगा। तो हमारा आउटपुट नहीं निकल रहा है और टाइम ज्यादा लग रहा है, इस एफिशिएंसी हमारा ऐसे ही लो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमको सेफ रखना है इन्वायरमेंट में। जब मान लें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है तो वायर का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि कहीं वायर तो कटा हुआ नहीं है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लगेगा। हैवी मशीन जैसे रोलिंग मशीन काम कर रहा है तो उसका बॉल बेयरिंग सब चीज सही है, उसके अराउंड में सेफ्टी सेफ्टी गार्ड्स लगा हुआ है कि नहीं, आदमी का हाथ पैर फंस तो नहीं जाएगा। फॉर्कलिफ्ट चला रहा है वो प्रॉपर उसमें साउंड है कि नहीं, ओवर यूटी क्रेन है उसमें साउंड सिस्टम लगा है नहीं, वो लोड लेके जा रहा है तो उसका हुक बराबर है कि नहीं है, सीलिंग बराबर है कि नहीं, वो टूट कर गिर जाए। तो इन सभी चीजों को हमको चेक करता रहना चाहिए, रेगुलर चेक करना चाहिए। उसके लिए सेफ्टी ऑफिसर्स होना चाहिए और सेफ्टी ऑफिसर्स इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो वर्किंग एनवायरनमेंट को एकदम सेफ रखना चाहिए, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट वर्किंग प्लेस को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, उसको सिस्टमेटिक रखना चाहिए ताकि कोई ट्रिप हैजार्ड नहीं हो। बहुत सारा का हैजार्ड होता है। तो इस चीज को अगर हम करें तो हमारा जब जब जीरो एक्सीडेंट होगा, हमारा वर्क जो है ना वर्क प्लेस सेफ है, तो हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो हमारा मैन पावर हेल्दी है, मशीन हेल्दी है, तो हमारा ऑटोमेटिक जो है प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ेगा और वो हमेशा अच्छा प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो ये हम छठा पॉइंट आपको बताए कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये सारे चीज हम आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं ताकि इन चीजों का अनुभव किया गया है। इस चीज को अगर करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और हम आपको लास्ट लिस्ट बताते हैं, आपको 7 बताए थे, 7 पिलर्स, तो 7 फैक्टर्स हम बताए थे। तो आपको लास्ट में बता रहे हैं आपको मेंटेन मशीन। अब देखिए प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए। प्रोडक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन डिपेंड करता है मैन पे, दूसरा मशीन पे। प्रोडक्शन क्या डिपेंड करता है, एक मैन पावर पे, दूसरा मशीन पे। अगर मैन हमारा सही है, स्किल्ड है, हमारा सेफ इन्वायरमेंट है, हमारा मैन पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फैक्टर क्या पड़ जाता है, मशीन। मशीन में बहुत सारा मशीन आता है, हमारा ग्राइंडिंग मशीन हो गया, रोलिंग मशीन हो गया, वेंडिंग मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया,
बहुत सारा मशीन है। अगर ये मशीन हमारा रेगुलर मेंटेनेंस में नहीं है तो क्या हो गया, मशीन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जैसे ही मैं बताया कि आदमी में ब्रेकडाउन हो गया तो वो एफिशिएंसी को ले डूबेगा, उसी तरह मशीन में ब्रेकडाउन हो गया तो वो एफिशिएंसी को ले डूबेगा, क्योंकि बिना मशीन का तो काम होना नहीं। और जब बिना मशीन का काम नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन को घटा देगा। इसीलिए हमको मशीन मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमको करना चाहिए और मशीन को ऑलवेज हमको मेंटेन रखना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। और अगर आप इन चीजों को वर्कशॉप में इम्प्लीमेंट करेंगे और ध्यान से इम्प्लीमेंट करेंगे और इन चीजों को फॉलो करेंगे तो श्योर है कि आपका प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली कड़ी की वीडियो आपको बेल आइकन को प्रेस करने से इमीडिएट मिलेगा। तो हम लाते रहते हैं हमेशा टेक्निकल वीडियो। आप या नया इंजीनियर हैं या एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे जरूर सीख सकते हैं। इसलिए हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।